हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं और प्रोमिसेस कैसे जो कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, वो कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम को प्रोमिसेस का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। और प्रोमिसेस एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, ये सब कुछ हम एकदम इन डिटेल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। एक HTML फाइल है और उससे कनेक्टेड एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो अब यहाँ पर हम एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे और इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे प्रॉमिस को कैसे क्रिएट करते हैं। और ज़्यादातर इन जनरल हमें प्रॉमिसेस क्रिएट करना नहीं होता है, हमें ऑलरेडी क्रिएट करा कराया मिलता है, हमें यूज़ करना होता है। तो हम प्रॉमिसेस क्रिएट करना भी सीखेंगे और यूज़ करना भी सीखेंगे, दोनों चीज़ सीखेंगे। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ प्रॉमिसेस क्या हैं, तो प्रॉमिस बस एक ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही है। ठीक है, प्रॉमिस एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है। तो वो सब हम समझेंगे क्या स्पेशल होता है। बस एट द एंड प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट करके बताता हूँ। तुम एक कोई भी वेरिएबल बना लो, ए नाम से, बी नाम से या पी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम प्रॉमिस सेव करेंगे। इज इक्वल टू लिखो और लिखना हमें न्यू और फिर उसके आगे लिखना है प्रॉमिस। प्रॉमिस ये कैपिटल में रहेगा और ये होता है एक फंक्शन, तो इसको हमें कॉल करना है। तो चलो अपने कंसोल में चल के देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, हमें न्यू प्रॉमिस मिला कि नहीं। तो ये यहाँ पे एरर आ गई है और ये अभी वैलिड कोड नहीं है जो भी हमने लिखा है। और आप अभी ये जो न्यू कीवर्ड है इसकी टेंशन मत लेना, बस अभी के लिए लिख दो। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये न्यू कीवर्ड बहुत ही इन डिटेल अभी नहीं बताया, बस हल्का सा एक जब हम लोग XML HTTP रिक्वेस्ट पढ़ रहे थे ना, तब मैंने बताया था बेसिकली हम किसी भी फंक्शन के आगे न्यू कीवर्ड लगा सकते हैं। जब न्यू कीवर्ड लगा के किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आता है। फंक्शन एकदम बदल जाता है, उसके अंदर से तुम कुछ भी रिटर्न करोगे वो नहीं रिटर्न करे आएगा, वो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे भी वही न्यू लिखा है, बस उसको इग्नोर करो। बस ऐसा समझो कि यहाँ से रिटर्न होके पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी तुम न्यू को इग्नोर कर दो, ज़्यादा तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन अगर न्यू अभी नहीं लिखोगे तो एरर आएगी। ठीक है, वैसे भी एरर आ रही थी न्यू लगाए थे तो भी, लेकिन अब ये एरर आ रही है प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू। ये दूसरी एरर है, बोल रहा है कि न्यू लगा के ही कॉल कर सकते हो। तो इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं, आगे हम सब अच्छे से देखेंगे ये सब। तो यहाँ पर अभी ये क्यों एरर आ रही है, हमने न्यू कीवर्ड लगा दिया। ये बोल रहा है रिजॉल्वर अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। तो इसके अंदर हमें एक कॉलबैक फंक्शन पास करना होता है और बस एक कॉलबैक फंक्शन अगर हम पास कर देंगे, एक मैंने एरो फंक्शन पास कर दिया। आप चाहे नेम्ड फंक्शन, मतलब नेम्ड फंक्शन तुम बाहर डिफाइन करके पास कर सकते हो, चाहो तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करके पास कर सकते हो, कैसे भी यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दोगे। अब कोई एरर नहीं है, एकदम से काम कर रहा है सही से और हमारा प्रॉमिस जो था वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे पी वाले उसको देखें तो ये दिखा रहा है एक प्रॉमिस है। ठीक है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट ही है, देखो ये करली ब्रैकेट करके दिखा रहा है। और इसको अगर ओपन करेंगे तो इसमें कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हमें नहीं मिल रही हैं। जैसे ऐसा मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे नेम एज ऐसा कुछ करके, तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये डायरेक्टली वैसी नहीं है जिसको हम अपडेट कर सकें। इसमें कुछ अलग तरह से प्रॉपर्टी है। तो एक प्रॉपर्टी है प्रॉमिस स्टेट, ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू है पेंडिंग। अभी ये पेंडिंग क्या है, पेंडिंग मतलब ये जो प्रॉमिस तुमने क्रिएट किया है वो एक प्रॉमिस जो होता है उसकी तीन स्टेट हो सकती हैं, या तो पेंडिंग रहेगी या तो रिजॉल्व्ड रहेगी। रिजॉल्व मतलब प्रॉमिस फुलफिल हो गया है। ठीक है, अब एक जो तीसरा स्टेट होता है वो होता है रिजेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब जो भी हम करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ है, प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो चुका है। तो ये कब ये पेंडिंग रहेगा, कब ये रिजॉल्व होगा, कब ये रिजेक्ट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा और कब होगा ऐसा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस हिसाब से तो ये हमेशा पेंडिंग ही रहेगा, कभी भी ये रिजॉल्व नहीं होगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम जो कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे हैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना होगा। रिजॉल्व, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, ए और बी भी दे सकते हो, लेकिन जो कॉमन नेम होता है वही होता है रिजॉल्व होता है। और रिजेक्ट, तो अगर इस फंक्शन के अंदर अगर तुम रिजॉल्व कॉल कर देते हो
अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व को कॉल कर देते हैं और कॉल करते टाइम हम चाहें तो यहाँ पे कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अभी हम वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, बस केवल मैं रिजॉल्व कॉल कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, इसको अगर हम पी को अगर हम फिर से देखते हैं तो ये फुलफिल्ड है, इसकी जो प्रॉमिस स्टेट है ये फुलफिल्ड हो गई है, और प्रॉमिस का जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड है। रिजल्ट कहाँ से आएगा, इसका रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे अगर हम कुछ पास कर देते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अगर फिर से प्रॉमिस देखेंगे तो ये फुलफिल्ड यहाँ पे लिख के आ रहा है, और ये जो प्रॉमिस रिजल्ट है वो अनुराग हो गया, मेरा नाम जो भी मैंने वहाँ से पास किया था। अगर हम ऐसे कोई नंबर पास कर देते हैं या कोई ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, मान लो मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, तो ये जो भी रिजॉल्व की वैल्यू थी वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी। मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉमिस रिजल्ट की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट हो गई है। इसको अगर ओपन करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया था वो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर हम रिजेक्ट मेथड को कॉल कर देंगे तो ये देखो, अब ये एरर टाइप में दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एरर नहीं है। ये मतलब ये एरर है, मतलब ये एरर है। जब हम एक प्रॉमिस को रिजेक्ट करते हैं तो एरर की तरह दिखाता है। ये बोल रहा है एरर हुआ है, और एरर का जो मैसेज है एक्चुअल में यहाँ पे एरर मैसेज पास करना चाहिए, या एरर से रिलेटेड कुछ भी पास करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, प्रॉमिस रिजेक्टेड, ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एरर टाइप में करके आ रहा है। तो ये जो हमारा प्रॉमिस है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है, जो कि पी है, हम बार बार यहाँ पे कंसोल लॉग करके देख रहे हैं, मतलब प्रिंट करके देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये हो गया है रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्टेड हो गया, और प्रॉमिस रिजल्ट ये हो गया है। प्रॉमिस रिजल्ट यहाँ से जो रिजेक्ट के अंदर से हमने पास किया था वो हो गया है। अगर हमने ऑब्जेक्ट पास किया होता जैसे हमने पहले किया था, तो फिर से ये प्रॉमिस रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके अंदर नेम अनुराग, और ये प्रॉमिस का जो स्टेट है वो रिजल्ट रिजेक्टेड है। तो हमने देख लिया कि एक प्रॉमिस को रिजॉल्व करवा सकते हैं, रिजेक्ट करवा सकते हैं, और अगर दोनों में से कुछ नहीं करवाएंगे तो पेंडिंग रहेगा ये। अब ये हम तुरंत करवा रहे हैं, तुरंत मतलब जैसे ही हम प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं तुरंत ही हम उसको रिजॉल्व करवा रहे हैं या रिजेक्ट करवा रहे हैं। मैं इसको अगर रिजॉल्व कर देता हूं तो ये तुरंत ही हो रहा है, जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं ये तुरंत ही रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो इसका एक दूसरा तरीका हम कर सकते हैं, दूसरे तरह से इसको हम कुछ देर के बाद हम रिजॉल्व करवाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट अगर लगा दूं, सेट टाइम आउट, और यहाँ पर ये रिजॉल्व करवाऊं, और मैं इसको 4 सेकंड कर देता हूँ। 4 सेकंड ये मैंने कर दिया है। तो ये 4 सेकंड के बाद ये हमारा सेट टाइम आउट रन होगा, और 4 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व होगा। यानी कि अगर मैं रीलोड करके अभी पी चेक करता हूँ तो अभी पी पेंडिंग है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये फुलफिल हो जाएगा। ये 4 सेकंड हो गया और ये फुलफिल्ड हो गया, और वो ऑब्जेक्ट पास हो गया। यानी कि हम कुछ देर बाद भी इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये हो गया, हम मतलब सेट टाइम आउट का यूज़ करके रिजॉल्व करवा रहे हैं। हम चाहें तो अपने इस HTML के अंदर एक बटन ऐड कर दें, बटन, यहाँ पे रिजॉल्व प्रॉमिस नाम दे देते हैं, और इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। एक मैं आईडी दे देता हूँ इस पे, रिजॉल्व बटन। मैं इस बटन को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, और इस बटन पे हम इवेंट लिसनर लगा सकते हैं, क्लिक। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर करता हूँ, क्लिक इवेंट लिसनर लगाऊंगा, ये हो गया। और फिर यहाँ पर मैं इस क्लिक इवेंट लिसनर के अंदर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, और इसके अंदर हम मैसेज ऐसे ही डाल देते हैं, प्रॉमिस रिजॉल्व। तो ये मैंने एक रिजॉल्व की बटन लगा दी है।
तो ये तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। तो ये हमेशा पेंडिंग ही रहेगा, ये पूरे टाइम तक पेंडिंग रहेगा, ये अभी भी पेंडिंग है। लेकिन हम जैसे ही इस बटन को क्लिक कर देंगे ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम फिर से देखेंगे तो देखो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है और ये फुलफिल्ड, इसकी जो स्टेट है ये फुलफिल्ड हो गई है। तो हम इस तरह से कभी भी क्लिक करके भी ऐसा करवा सकते हैं इसको रिजॉल्व। तो ये ठीक है, सही है, रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें इससे क्या, ठीक है, हमारा क्या फ़ायदा है, क्या ये बहुत अच्छा चीज़ दे रहा है। तो ये जो हमारा पी ऑब्जेक्ट है, ये पी ऑब्जेक्ट एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पर अगर हम प्रोटोटाइप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें देन एक मेथड मिल रहा है और एक मेथड मिल रहा है कैच। तो ये काफ़ी स्पेशल मेथड है, ये दोनों काफ़ी स्पेशल मेथड हैं। एक फाइनली मेथड भी है, उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन एक कैच और देन है, इन दोनों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। और इसको हम देखते हैं क्या है। तो अगर हम p डॉट देन करें तो ये एक मेथड है और हम इसको चाहें तो कॉल कर सकते हैं। अब ये ऐसे ही मतलब कर देने से कुछ नहीं होगा, ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर हम डालेंगे और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवा देते हैं, कुछ भी हाई कंसोल लॉग करवा देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ये देन मेथड कॉल हो जाएगा। जब भी कोई प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, अभी ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब हमें पता चलेगा, ये देन मेथड कॉल होगा और उसके अंदर जो हमने कॉल बैक फंक्शन ये डाल रखा है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देन हमने सेटअप कर दिया है, मतलब देन के अंदर का कॉल बैक कॉल होगा। देन को तो हमने ऑलरेडी कॉल कर दिया है और हमने बता दिया है कि इस मेथड को कॉल करना, इस फंक्शन को कॉल करना, कॉल बैक फंक्शन को, जो कि हमने देन के अंदर पास किया है। तो अभी देखो मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व करूंगा और जैसे ही मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व करूंगा ये हाई प्रिंट होके आ गया। तो जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होता है ये देन मेथड कॉल होता है। और हम एक दूसरी बटन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, रिजेक्ट बटन। मैं एक रिजेक्ट बटन लगा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं रिजेक्ट, रिजेक्ट प्रॉमिस, और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा रिजेक्ट बटन। और यहाँ पर ये हो जाएगी रिजेक्ट बटन और प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने प्रॉमिस को रिजॉल्व, यहाँ पे रिजॉल्व नहीं, यहाँ पे रिजेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने रिजॉल्व यहाँ पे किया है, ये वाला मेथड, मतलब ये जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक ये हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया था, वहाँ पे दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट किए थे। तो एक रिजॉल्व फंक्शन था और दूसरा रिजेक्ट फंक्शन था। तो रिजॉल्व को हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने पे कॉल करते हैं और रिजेक्ट को हम दूसरी बटन क्लिक करने पे कॉल करते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अगर हम रिजेक्ट प्रॉमिस करेंगे तो देखो क्या होता है, ये एरर आ गई है यहाँ पे, क्योंकि हमने इस एरर को कैंसिल बोल रहा हूँ, कैच नहीं किया है। तो एरर को हमें हैंडल करना होता है। तो जब रिजेक्ट करते हैं प्रॉमिस को तो एरर आती है और उस एरर को कैच करेंगे हम। यहाँ पे डॉट कैच अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे और कंसोल लॉक कर देते हैं हेलो, ठीक है, या रिजेक्टेड, यहाँ पे रिजेक्टेड मैं कर देता हूँ। तो जब भी हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे तब तो इसके अंदर का कोड रन होगा, देन के अंदर का। लेकिन जब भी हम रिजेक्ट करेंगे, देखो मैंने ये रिजेक्ट किया है, अभी एक प्रॉमिस को एक ही बार या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो रिजॉल्व कर सकते हैं। एक बार वो उसकी स्टेट फुलफिल हो गई, उसके बाद हम रिजॉल्व रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार मुझे फिर से रिलोड करना होगा और मैं फिर से इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। तो देखो रिजेक्टेड के अंदर यानी कि कैच के अंदर वाला कोड रन हो गया है और हमारा प्रॉमिस रिजेक्टेड हो गया है। ठीक है, और अभी ये एरर भी नहीं आ रही जो कि एरर आ रही थी, क्योंकि हमने इसको जो एरर थी उसको कैच के अंदर कैच कर लिया है, इसको बोलते हैं कैच कर लिया। तो यहाँ पर जो भी हम कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, इधर हम चाहें तो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने रिजॉल्व के अंदर से पास किया था।
अगर हम यहाँ पे डेटा को कंसोल लॉग करें, डेटा को, तो ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ से पास किया था। अगर मैं यहाँ पे 3D लगा देता हूँ तो देखना प्रॉमिस रिजॉल्व्ड, तो ये रिजॉल्व ही नहीं करता है, मतलब रिजॉल्व करने पर केवल इस देन के कॉल बैक फंक्शन को नहीं कॉल करता है, यहाँ पर जो रिजॉल्व करते टाइम हमने वैल्यू को पास की थी वो इस डेटा के अंदर डाल देता है। हम उसको कंसोल लॉग भी करवा सकते हैं, तो ये काफ़ी सही है, मस्त है। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल, तुम यहाँ पे भी इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पर जो नाम होता है सबसे ज़्यादा कॉमन वो डेटा होता है, इसीलिए मैंने डेटा नाम दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो भी रिजॉल्व करने पे डेटा आता है वो मिलता है। और इधर अगर हम यहाँ पे हमें करना होगा एरर, ठीक है, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, सबसे कॉमन नेम जो होता है वो मैं दे रहा हूँ, तो जो भी एरर आएगा उसको हम कंसोल लॉग करवा देंगे। तो जब रिजेक्ट कॉल होता है तो रिजेक्ट के अंदर जो हमने पास किया है वो कैच वाले कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट था वहाँ पे आ जाएगा। अगर हम रिजेक्ट प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस रिजेक्टेड ये यहाँ से उठ के इधर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक प्रॉमिस काम कर रहा है, जब भी रिजेक्ट होता है या रिजॉल्व होता है हमें पता चलता है। तो ये ठीक है, सही है, काम कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या फ़ायदा है इसका यूज़ करके, हम क्या कर सकते हैं? तो अभी इसका यूज़ करके हम कॉल बैक हेल वाली जो समस्या थी उसको दूर करेंगे, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं ये कैसे काम कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करके बताता हूँ प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस हमारा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रॉमिस हमारा एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें एक देन मेथड मिलता है, और देन मेथड तब कॉल होता है, मतलब देन मेथड के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं, और वो कॉल बैक फंक्शन पास होता है जब इसके अंदर की जो स्टेट होती है, प्रॉमिस स्टेट, वो चेंज होती है। अगर फुलफिल्ड हो जाती है तो हमारा देन कॉल होता है, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हमारा कैच कॉल होता है। ये ऐसा कुछ सेटअप बना के रखा गया है, ये सब कुछ ब्राउज़र बिहाइंड द सीन्स हैंडल करता है। बस एक ऑब्जेक्ट है ये प्रॉमिस जो है, ये अभी हमने रिजेक्ट कर दिया है। एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ तो ये हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक कैच होता है और एक देन होता है। ये दो मेथड्स होते हैं, और इन दोनों में से जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तब देन मेथड कॉल होता है, और जब रिजेक्ट होता है तब हमारा कैच मेथड कॉल होता है। ये फाइनली अभी थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी केस में फाइनली भी हमारे काम आता है। और ये दोनों तभी कॉल होते हैं जब हमारा ये प्रॉमिस स्टेट चेंज होता है। जैसे अभी पेंडिंग है, पेंडिंग से जैसे ही अगर फुलफिल्ड हो जाएगा देन कॉल हो जाएगा, अगर पेंडिंग से चेंज होके रिजेक्टेड हो जाएगा तो कैच कॉल हो जाएगा। ऐसा सब कुछ जो सेटअप है ये कहाँ पे है? ये हमारे ब्राउज़र के अंदर है, ब्राउज़र ने खुद हमें बना के दिया है। ये जो न्यू प्रॉमिस हम कर रहे हैं ये प्रॉमिस हमने खुद से तो लिखा नहीं है ना। ये प्रॉमिस का जो फंक्शन है ये नेटिव कोड है, नेटिव कोड यानी कि ब्राउज़र का कोड, तो ये हमने खुद से नहीं लिखा है। ये पूरा जो सेटअप है ये ब्राउज़र में बिहाइंड द सीन्स है, और वो ट्रैक करता रहता है, देखता रहता है कि इसकी जो स्टेट है वो चेंज हुई कि नहीं, पेंडिंग स्टेट चेंज हुई कि नहीं। और ये जो ट्रैकिंग का काम है, चेंज सब कुछ करने का काम है, ये एसिंक्रोनसली होता है। एसिंक्रोनसली का मतलब ये हमारे जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड में नहीं हो रहा है। जावास्क्रिप्ट का इंजन का एक मेन थ्रेड होता है, तो वहाँ पर ये ट्रैकिंग नहीं होती है कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं। ये बिहाइंड द सीन्स ट्रैक करता रहता है दूसरे थ्रेड में। ये थ्रेड क्या होता है ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया है। हर एक वीडियो पिछली वीडियो पे डिपेंडेंट होती है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस कोड, तो आप जाके वो वीडियो देख लो, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी ये अलग अलग थ्रेड पे कैसे काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। ये जो ट्रैकिंग का काम है, देखो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। हम भी एक इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एक मेथड रख दें, उसका नाम रख दें देन, उसका दूसरे का नाम रख दें कैच, एक प्रॉपर्टी रख दें प्रॉमिस स्टेट, उसकी स्टेट चेंज कर दें पेंडिंग से चेंज करके हम फुलफिल्ड लिख सकते हैं, हम अनुराग लिख सकते हैं, हम प्रो कोडर लिख सकते हैं, हम कुछ भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम
अपने उस प्रॉपर्टी को अगर चेंज करेंगे तो हमारा मेथड कॉल नहीं होगा, हम ऐसा सेटअप नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम करेंगे भी तो हमारे मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा सब कुछ। अगर हम ऐसा सेटअप करने की कोशिश भी करते हैं, कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो कर सकेंगे, लेकिन वो हमारे जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड लेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे ब्राउज़र ने सेटअप बना के दिया है कि मैं तुम्हें एक प्रॉमिस नाम से ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, उसका ट्रैक मैं तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड में नहीं कराऊंगा, वो मैं अब अपना खुद से करूंगा। मैं अलग से एक थ्रेड क्रिएट कर लूंगा। थ्रेड कैसे क्रिएट हो रहा था मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, कितने थ्रेड्स होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, वो सब कुछ मैंने दिखाया है, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना, एसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस कोड। तो तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ब्राउज़र ने हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया है ऐसा, उसमें प्रॉमिस स्टेट लिख के दे दिया है, और वो बिहाइंड द सीन्स दूसरे थ्रेड में वो चेक करता रहता है बिहाइंड द सीन्स कि ये पेंडिंग से चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे ही चेंज होगा अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग कैच या फाइनली कैच या देन को कॉल कर देगा, और फाइनली हर बार कॉल होता है। अगर हम यहाँ पे फाइनली लगा दें, यहाँ पे अगर हम फाइनली लगा दें तो ये अगर रिजॉल्व होगा तब भी कॉल होगा, और रिजेक्ट होगा तब भी कॉल होगा। बेसिकली ये प्रॉमिस के फुलफिल होने पे कॉल करता है, फुलफिल नहीं, सेटल, प्रॉमिस के सेटल होने पे। अभी ये नया टर्म आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ सेटल क्या होता है। तो फाइनली अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ फाइनली, तो देखो मैंने रिजॉल्व किया है तब भी ये कॉल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे शायद कोई डेटा नहीं आता है, मुझे याद नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ। फाइनली ज़्यादा मैंने यूज़ भी नहीं किया है, ये फाइनली प्रॉमिस MMDN, ये जो फाइनली है इसके अंदर कोई डेटा नहीं जाता है, इसके अंदर एम्प्टी रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने डेटा डाल दिया इसी वजह से ये अनडिफाइंड आ रहा था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो फाइनली दोनों केसेस में कॉल होगा, हम रिजॉल्व करेंगे तब भी कॉल होगा, और रिजेक्ट करेंगे, एक बार मैं रिजेक्ट कर देता हूँ तब भी कॉल होता है। बस ये फाइनली होता है, फाइनली को अभी हम रिमूव कर देते हैं। तो हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि जो हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है ये ब्राउज़र बना के देता है, और इसका जो ट्रैकिंग का काम होता है वो भी ब्राउज़र ही करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन इंजन नहीं करेगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के इंजन के पास एक ही दिमाग है, अगर वो ट्रैक करता रहेगा, अगर ये पूरे टाइम तक ट्रैक करता होता, अगर ये पूरे टाइम तक ट्रैक कर रहा होता तो हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाते, हम किसी बटन को प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का काम है, जावास्क्रिप्ट इंजन एक ही काम कर सकता है एक टाइम पे। तो ये हमारे ब्राउज़र ने क्रिएट करके दे दिया हमें ऑब्जेक्ट, और वो खुद से ही बिहाइंड द सीन्स ट्रैक कर रहा है। और जब भी ये हमारा कंप्लीट होता है, क्या बोलते हैं, जब ये मतलब रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है, तो जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है ये हमारे माइक्रो टास्क क्यू में आता है। अब ये माइक्रो टास्क क्यू क्या है, अभी तक हमने देखा था कॉल बैक क्यू, यहाँ पर हम देख रहे हैं माइक्रो टास्क क्यू। तो एक बार समझते हैं माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, उसके पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कॉल बैक क्यू क्या होता है। वैसे तो हमने कॉल बैक क्यू और इवेंट लूप वाले वीडियो में एकदम अच्छे से समझा था कॉल बैक क्यू क्या होता है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कॉल बैक क्यू क्या होता है। मैं इतना पूरा कोड कमेंट कर देता हूँ, ये दोनों बटन्स लिखी वहाँ पे रहने देते हैं। मैं एक सेट टाइम आउट लगाता हूँ, यहाँ पे सेट टाइम आउट, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे और कंसोल लॉग कर देंगे हाय, और यहाँ पर मैं 2 सेकंड डाल देता हूँ, 2000 मिली सेकेंड्स। तो ये कैसे काम करेगा, ये जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट कोड लाइन बाय लाइन रन होगा, एक दो लाइन, ये मतलब ये दोनों वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा, वो देखेगा सेट टाइम आउट, तो ये बोलेगा ये तो मैं टाइम नहीं ट्रैक करता हूँ, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, मैं दे देता हूँ ब्राउज़र को, ब्राउज़र अलग से थ्रेड क्रिएट करके वहाँ पे टाइम ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ये टाइमर कंप्लीट होगा, यानी कि 2 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारे कॉल बैक क्यू में भेज देगा ये इस मेथड को, इस मेथड, जो ये पूरा मेथड नहीं है ये फंक्शन है, इस कॉल बैक फंक्शन को हमारे कॉल बैक क्यू में भेज देगा। तो उसके लिए एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल स्टैक जब समझा था, कॉल स्टैक और कॉल बैक क्यू, तो यहाँ पे ये सब कुछ था। एक बार मैं इस
कॉल स्टैक को, हाँ ये सब समझने के लिए आपको कॉल स्टैक भी पता होना चाहिए, ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं एक बार इस कॉल स्टैक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे। ये हमारा कॉल स्टैक, ये इन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, इतने को, और इसको मैं फिर से यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये है हमारा कॉल स्टैक, ठीक है। कॉल स्टैक के अंदर वही फंक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में रन हो रहे होते हैं, तो वो फंक्शंस आ जाते हैं। और अगर कोई भी फंक्शन नहीं है तो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रहता है, ग्लोबल फंक्शन बोल सकते हो, कोई फंक्शन नहीं होता है ग्लोबल एनोनिमस फंक्शन समझ सकते हो, तो वो हमारे यहाँ पे आ जाता है तो कॉल स्टैक के अंदर। तो अभी अगर हमारा जैसे ये सेट टाइम आउट है, तो ये सेट टाइम आउट एक कॉल बैक क्यू में चला जाएगा। तो कॉल बैक क्यू कैसे बनाएंगे हम, एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके दिखाया था। यहाँ पे इस तरह से एक, अगर हम यहाँ पे इवेंट लूप सर्च करेंगे, LOUPE, स्पेलिंग ये है अलग सी, इवेंट लूप, यहाँ पे इवेंट लूप फिलिप, यहाँ पे इवेंट PHILIP, इवेंट लूप यहाँ पे लिखना होगा LOOP। तो एक फिलिप रॉबर्ट्स हैं, इन्होंने एक काफ़ी अच्छा इवेंट लूप को सिमुलेट करने के लिए बनाया था। यहाँ पर हमने दिखाया था, ये कॉल बैक क्यू था, ये इवेंट लूप है, ये चेक करता है कॉल बैक क्यू के अंदर कोई भी हमारा कॉल बैक फंक्शन है कि नहीं। अगर कॉल बैक फंक्शन होता है तो ये कॉल स्टैक में, मतलब अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है तो यहाँ से उठा के इधर डाल देता है कॉल बैक को। तो उसके लिए तुम ये वाली वीडियो देख लेना, एकदम अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है। एक बार मैं शॉर्ट में इस वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ एकदम इन डिटेल नहीं दिखाऊंगा। मेरा नाम लिखना है तुम्हें चैनल का, और फिर यहाँ पे तुम सर्च कर लेना कॉल इवेंट लूप अगर सर्च कर लोगे आ जाएगा, कॉल बैक क्यू एंड इवेंट लूप। यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से समझाया है कैसे काम करता है सब कुछ। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारा ये मतलब क्या बोलते हैं इनकाउंटर करेगा, ये ब्राउज़र को दे देगा, ब्राउज़र ये फंक्शन रख लेगा अपनी मेमोरी में, अलग से कहीं अलग से स्टोर कर लेगा, और जैसे ही टाइमर कंप्लीट होगा उस फंक्शन को यहाँ पे डाल देगा। वो फंक्शन हमारे इस कॉल बैक क्यू में आ जाएगा। अब इसका अगर नाम होता तो लिखना थोड़ा इजी था, तो यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा बीच में एक इवेंट लूप रहता है जो कि चेक करता रहता है। एक इवेंट लूप रहेगा, वो चेक करेगा। अगर हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वेट करता रहेगा, जैसे हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी होगा यहाँ से फंक्शन उठा के कॉल स्टैक में डाल देगा। तो ये होता है हमारा कॉल बैक क्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल बैक क्यू, ये हो गया कॉल बैक क्यू। तो कॉल बैक क्यू के अंदर वो सारे कॉल बैक्स आते हैं जो कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, और जो इवेंट लिसनर्स होते हैं ना, वहाँ के कॉल बैक्स भी इधर ही आते हैं, सारे कॉल बैक क्यू के अंदर ही आते हैं। और कॉल बैक क्यू के अंदर आने के बाद जब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी होता है तब इवेंट लूप इनको यहाँ पे डाल देता है। लेकिन एक होता है माइक्रो टास्क क्यू, मैं यहाँ पे एक दूसरी क्यू क्रिएट करता हूँ, ऐसे ही रहेगी, थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, बस प्रोमिसेस वाली चीज़ आती हैं और एक चीज़ आती है, और वो दूसरी चीज़ है म्यूटेशन ऑब्जर्वर। अब इसको जाके तुम देखना क्या होता है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो जाके स्टडी करना म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइक्रो टास्क क्यू, और कई लोग कॉल बैक क्यू को टास्क क्यू बोलते हैं, लेकिन कॉल बैक क्यू ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, और मैं कॉल बैक क्यू ही बोलता हूँ। और यहाँ पे हो गया माइक्रो टास्क क्यू। तो यहाँ पर वो कॉल बैक फंक्शन आएगा जो कि डॉट देन के अंदर था, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे दो क्यूज क्यों बनाए हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया है यहाँ पे, और फिर मैंने डॉट देन लगाया है, और डॉट देन करके हमने यहाँ पे डेटा को क्या बोलते हैं, डेटा को हमने मतलब यहाँ से पास किया है और रिजॉल्व कर रहे हैं जब बटन पे क्लिक होता है। तो अगर हम अभी अपने कंसोल को चेक करके देखें तो ये 2 सेकंड बाद, या इसको मैं 200 मिली सेकंड कर देता हूँ ताकि काफ़ी जल्दी प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा सेट टाइम आउट प्रिंट हो रहा है,
ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो अभी हमारा जो ब्राउज़र है वो वेट कर रहा है कब रिजॉल्व होगा। जब रिजॉल्व होगा तब ये देन के अंदर का कोड रन हो जाएगा। तो मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो देन के अंदर का कोड रन हो गया है रिजॉल्व, और यहाँ से डेटा पास होके आ गया है। और अगर मैं रिजेक्ट करूँगा तो रिजेक्ट के अंदर का कोड रन हो जाएगा। और मेरा अभी ये जो सेट टाइम आउट है वो उसका कोड पहले रन हो रहा है, क्योंकि वो पहले कंप्लीट हो जा रहा है टाइमर, हमारा ये नहीं कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर दोनों एक ही टाइम पे कंप्लीट हो तो क्या होगा, एक ही टाइम पे कैसे कंप्लीट होंगे, मैं इसका टाइम 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा टाइमर तुरंत ही कंप्लीट हो गया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये बटन क्लिक करने पे रिजॉल्व नहीं करवाता हूँ, मैं रिजॉल्व करवाता हूँ। मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ही तुरंत ही रिजॉल्व करवा देता हूँ इसको। तो जैसे ही हमारा प्रॉमिस क्रिएट होगा, प्रॉमिस भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारा प्रॉमिस पहले प्रिंट होके आ रहा है। तो ये पहले प्रिंट होके आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे तो प्रॉमिस पहले लिखा है, प्रॉमिस का कोड तो इसीलिए पहले आ रहा होगा। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं सेट टाइम आउट का कोड भी ऊपर डाल देता हूँ। तो देखो, तो भी हमारा प्रॉमिस पहले प्रिंट होके आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो माइक्रो टास्क क्यू का प्रायोरिटी होता है वो ज़्यादा होता है। माइक्रो टास्क क्यू के अंदर अगर कोई फंक्शन है और उसी टाइम पर कॉल बैक क्यू के अंदर भी फंक्शन है, तो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर से फंक्शन पहले निकलेगा। तो माइक्रो टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है, प्रॉमिस रिजॉल्व है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं एक एक लाइन समझाता हूँ। इतना कोड मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। ये बटन का कोड भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, मैं रिजॉल्व का 2D हटा देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, हमने एक प्रॉमिस क्रिएट किया और प्रॉमिस क्रिएट करते ही रिजॉल्व था। ठीक है, हमने एक ऐसा प्रॉमिस क्रिएट किया है जो कि रिजॉल्व है ऑलरेडी। और ठीक है, एकदम सही है, रिजॉल्व है। अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉक कर लें तुरंत प्रॉमिस को, पी को अपने, और मैं ये डॉट देन ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सेट टाइम आउट भी हटा देता हूँ। तो ये देखो, ये प्रॉमिस ऑलरेडी रिजॉल्व है, हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व है, फुलफिल्ड है। और मतलब ये हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार फिर से इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और हाँ, प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व है। और फिर हम इसके सेट टाइम आउट के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन देखता है सेट टाइम आउट, तो बोलता है ये फंक्शन पूरा उठा के हमारे ब्राउज़र को दे दो, और यहाँ पे जो भी टाइमर है उसको भी ले जाके दे दो ब्राउज़र को। मैं नहीं मतलब मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं हैंडल करूँगा। तो ये यहाँ से इस पूरे कॉल बैक फंक्शन को देता है। और टाइम यहाँ पे कितना है, टाइम कुछ भी नहीं है, तो टाइम को 0 कर देता है, बोलता है 0 टाइम। तो कुछ भी नहीं का मतलब होता है 0 टाइम। तो ये सब कुछ जाता है हमारे ब्राउज़र के पास, ब्राउज़र उसको ट्रैक करता है, एक टाइमर लगाएगा जो कि टाइमर ऑलरेडी खत्म रहेगा, 0 रहेगा। तो उसको फटाक से इस पूरे कोड को ये कॉल बैक क्यू में डाल देगा। ये कॉल बैक क्यू के अंदर ये पूरा कोड आ गया है, ये इतना हमारे कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया है। और अभी हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल खत्म नहीं हुई है, अभी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल खत्म नहीं हुई, यानी कि हमारे कॉल स्टैक के अंदर ये हमारा ग्लोबल कॉल स्टैक चल रहा है। ये यहाँ पे ग्लोबल है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल जो मैंने ऑलरेडी लिखा था, जिसको मैंने डिलीट कर दिया है, वो यहाँ पे ग्लोबल है ऑलरेडी। मैं एक बार सीधा प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डीबगर रख देता हूँ। अभी हम इस कोड पे नहीं आए, अभी हमारा डॉट देन रजिस्टर नहीं हुआ है, हमारे डॉट देन तक कोड नहीं पहुंचा, मैंने एक डीबगर लगा दिया है। तो अभी देखो, यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर अगर हम देखेंगे, एक बार नज़र मारेंगे कॉल स्टैक पे, तो ये देखो एनोनिमस यानी कि ग्लोबल कॉल स्टैक के अंदर अभी हमारा जो है क्या बोलते हैं, ग्लोबल जो पूरी फाइल है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इतना कोड रन करना बाकी है। तो ये हमारे कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया है ऑलरेडी। कॉल बैक क्यू के अंदर ये जो हमारा सेट टाइम आउट का कोड है वो आ गया है, लेकिन अभी हमारी ये ग्लोबल वाली फाइल ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी ग्लोबल वाली फाइल को रन करेगा, मतलब ग्लोबल जो हमारा था ना कोड, उसको रन करेगा। तो ये आगे जाता है, फिर मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ उसको, तो ये आगे जाएगा। तो देखिएगा कि ये हमारे पास एक प्रॉमिस है जिसके ऊपर डॉट देन लगाया गया है। तो ये डॉट देन जो होता है ये भी सीधा कहेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम ब्राउज़र को दे दो, ब्राउज़र ट्रैक करेगा। ये मेथड को तब कॉल करेगा जब
प्रॉमिस की वैल्यू रिजॉल्व होगी तो फिर पता चलेगा ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, तो इस पूरे फंक्शन को पास कर देगा यहाँ पे रख देगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू में डाल देगा, तो ये माइक्रो टास्क क्यू के अंदर आ गया। अब फिर ये कैच रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन कैच कभी रन नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रिजॉल्व है, रिजेक्ट नहीं है, तो ये कैच भी रजिस्टर हो जाएगा बिहाइंड द सीन्स, वो इग्नोर हो जाएगा, वो रन नहीं होगा। तो ये पूरा सेटअप हो गया। अब एक टाइम पर अब हमारा ग्लोबल फाइल खत्म हो चुकी है, अब हमारा कॉल स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। अब ये कॉल स्टैक क्यू और माइक्रो टास्क क्यू दोनों के अंदर एक एक फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन पहले रन होगा? माइक्रो टास्क क्यू वाला। ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले से वेट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले से वेट कर रहा है, कौन पहले आया था। यहाँ पर माइक्रो टास्क क्यू की ज्यादा प्रायोरिटी होगी, हालांकि ये पहले से ही पहले से ही आ गया था, पहले से ही वेट कर रहा है, लेकिन माइक्रो टास्क क्यू की ज्यादा प्रायोरिटी होगी। और माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जो कोड होगा वो जाके रन होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे पहले प्रॉमिस रिजॉल्व दिख रहा है, ठीक है, बाद में ये हाई दिख रहा है। तो पहले ये वाला कोड चला जाएगा, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है, और फिर बाद में हाई प्रिंट होगा ये जाके, फिर हमारा माइक्रो टास्क क्यू एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कॉल बैक क्यू खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर माइक्रो टास्क क्यू के अंदर अगर और भी प्रोमिसेस होते, मैं यहाँ पे और भी चाहूँ तो प्रोमिसेस क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे कर सकता हूँ, प्रॉमिस 2 कर सकता हूँ, प्रॉमिस 3 कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर प्रॉमिस 2 और 3 कर सकता हूँ। तो तुम देखोगे सारे प्रोमिसेस, जितने प्रोमिसेस थे सारे प्रोमिसेस का कोड रन होगा, उसके बाद ही हमारा ये जो कॉल बैक क्यू का है तभी रन होगा, जब हमारा माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक फंक्शन से कोड गया, ठीक है, दूसरे फंक्शन से कोड गया, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, और सारा कुछ माइक्रो टास्क क्यू में तीनों आ गए। ऐसे चाहो तो अब ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक फंक्शन यहाँ, एक फंक्शन यहाँ, तो ये सारे कोड जब एम्प्टी हो जाएंगे, जब माइक्रो टास्क क्यू खत्म हो जाएगा, तब यहाँ से कॉल बैक क्यू का कोड जाएगा। तो हमारा प्रॉमिस कुछ इस तरह से काम करता है। इसको ट्रैक कौन करता है? हमारा ब्राउजर बिहाइंड द सीन्स, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। ये एसिंक्रोनस है, मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड नहीं काम करता है यहाँ पे। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक सेटल्ड कीवर्ड होता है, बहुत बार यूज करते हैं। तो सेटल्ड का मतलब यही होता है कि चाहे रिजल्ट मतलब सेटल्ड का मतलब ये होता है कि पेंडिंग ना हो प्रॉमिस, बस या तो रिजॉल्व हो गया हो या तो रिजेक्ट हो गया हो, दोनों में से कोई एक चीज हो गया हो, इसका मतलब प्रॉमिस सेटल्ड है, ठीक है। तो कई बार बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्रॉमिस सेटल्ड ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। अगर पी देखोगे ना तो फुलफिल्ड दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। सेटल्ड हो सकता है कहीं दिखे, लेकिन होता नहीं है यहाँ पे। वैसे ही लोग बोलते हैं प्रॉमिस सेटल हो गया है, तो फुलफिल हो जाए चाहे रिजेक्ट हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी हो गया तो उसको हम बोल देते हैं प्रॉमिस सेटल हो गया है। और फाइनली तभी रन होता है जब हमारा प्रॉमिस सेटल हो जाता है। तो एक ही बार में फाइनली का डेफिनेशन हो गया। नहीं तो हम बोलते हैं प्रॉमिस चाहे तो फुलफिल हो, चाहे तो ये हो क्या बोलते हैं रिजेक्ट हो, तब हमारा फाइनली रन होता है। तो फाइनली तभी रन होता है जब हमारा प्रॉमिस सेटल हो जाता है। तो ठीक है, ये सही है। तो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या बोलते हैं, जो कि जिसके अंदर एक स्टेट होता है, कुछ ऐसा करके प्रॉमिस स्टेट, उसकी वैल्यू जैसे ही चेंज होती है तो हमारा ब्राउजर ट्रैक करता रहता है। तो जैसे ही ये मतलब चेंज होगा, फुलफिल्ड होगा, पेंडिंग से फुलफिल्ड होगा, तुरंत ही वो देन के अंदर का जो कॉल बैक फंक्शन है वो माइक्रो टास्क क्यू में आएगा, माइक्रो टास्क क्यू से हमारे कॉल बैक क्यू में हमारे कॉल बैक क्यू में नहीं जाएगा, हमारे कॉल स्टैक में चला जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है सब कुछ, कॉल बैक, कॉल स्टैक, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बहुत कुछ कॉमन है, मतलब सिमिलर है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि हमारा जो बटन करके था यहाँ तक आ जाए कोड, हाँ ठीक है। तो अब सही है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया, ये कॉल बैक क्यू में नहीं जाता है, यहाँ से जो फंक्शन होता है ये माइक्रो टास्क क्यू में जाता है और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये पहले रन होता है अगर दोनों सेम टाइम पे आया है। अगर हमारे कॉल बैक क्यू में पहले ही आ गया था
तो पहले ही चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस केस में हो रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी चला गया और हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व ही नहीं हुआ, तब नहीं वेट करेगा वो दोनों। लेकिन एक अगर साथ में आ गया है तो फिर माइक्रो टास्क की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये काफ़ी सही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होता है, बहुत ही मस्त चीज़। अगर मैं यहाँ से कैच को हटा दूँ और बस इतने को अगर देखूँ, तो जो हमारा डॉट देन होता है, जब हम डॉट देन को कॉल करते हैं, यहाँ पे अभी हमने कॉल किया है डॉट देन को, उसके अंदर हमने कुछ पास किया है और डॉट देन को कॉल किया है, तो कुछ रिटर्न करता है ये। चलो हम देखते हैं क्या रिटर्न करता है। मैं इसको कंसोल लॉक करता हूँ। तो ये क्या, इसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो जो डॉट देन होता है ना, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसको तुम चाहो तो एक वेरिएबल में सेव करवा सकते हो, कॉन्स्ट प्रॉमिस टू p2 ऐसा कुछ कर सकते हो। और ये जो हमारा प्रॉमिस 2 है, ये हमारा प्रॉमिस 1 था, ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस 1 था और ये हमारा प्रॉमिस 2 है। अगर हम देखें तो ये प्रॉमिस 2 है, ये भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है। और अगर हम प्रॉमिस अगर जब हम रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रॉमिस 1 यानी कि p जो है वो रिजॉल्व होगा। तो ये देखो, अगर हम अभी p को देखते हैं तो ये रिजॉल्व हो गया है और जो हमारा p2 है वो भी रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। एक बार मैं p1 को देखता हूँ, ये रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। और ये जो हमारा p2 है ये भी रिजॉल्व हो गया है। तो ये क्या मतलब, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो हमने पास किया था वहाँ से, वो है रिजल्ट जो हमने रिजॉल्व करते टाइम पास किया था। और यहाँ पे ये क्या है, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट है अनडिफाइंड है, तो ये कैसे हो रहा है, चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट यहाँ से जो हम रिटर्न करते हैं, तो यहाँ से अभी हमने अनडिफाइंड रिटर्न किया है, इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा है। अगर हम यहाँ से रिटर्न करके मान लो हम 15 कर देते हैं, एक नंबर रिटर्न कर देते हैं, तो अभी देखेंगे मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ और मैं p2 को अगर देखूंगा तो देखो ये प्रॉमिस फुलफिल हो गया है और उसकी वैल्यू हो गई है 15। तो सही है, ठीक है, एकदम सही से काम कर रहा है। और हमें ये समझ आ रहा है कि जो डॉट देन होता है वो एक खुद प्रॉमिस रिटर्न करता है, यानी कि हम उसका डॉट देन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार कंट्रोल Z करता हूँ और इतना जो चीज रहेगा वो एक प्रॉमिस हो जाएगा, है ना। इसको हमने कंसोल लॉक करके भी देख लिया, मैंने एक बार कंसोल लॉक करके भी दिखा दिया। तो जो डॉट देन होगा वो रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, तो इतना प्रॉमिस हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे डॉट देन फिर से कर सकते हैं, डॉट देन डेटा, और ये जो डेटा रहेगा, एक बार इसको मैं फिर से कंसोल लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो डेटा हो जाएगा जो यहाँ से रिटर्न किया गया होगा, अब इस पहले दिन से, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है, लेकिन मैं एक बार रिजॉल्व करता हूँ, तो ये देखो हमने कुछ नहीं रिटर्न किया, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करके 15 कर देता हूँ या 155 कर देता हूँ, तो देखो मैं रिजॉल्व करूँगा तो ये 155 आ रहा है। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने कैच नहीं लगाया। रिजेक्ट को हमें कैच करने के लिए कैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी हम डॉट देन लगा सकते हैं, ये इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉक फिर से डेटा कर देता हूँ और यहाँ से जो रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देता हूँ मैं अपना नाम। तो ये देखो ये चल रहा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। मतलब यहाँ से हम एक अभी भी हम यहाँ पे डॉट देन लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड हमें कैच लगाना होता है, कैच, ताकि अगर कोई एरर आ जाए तो हम एरर को एक्सेप्ट कर सकें, मतलब एरर को हम हैंडल कर सकें। तो ये एरर लग गई। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो डॉट कैच होता है वो कुछ रिटर्न करता है कि नहीं, एक बार अगर हम देखें तो यहाँ पे शायद डॉट देन ना लगे, मैं देखता हूँ एक बार। मैं अगर ऐसा करूँ, मैंने ऐसा कभी किया नहीं, कैच के बाद देन लगाया नहीं कभी।
तो ये करता हूँ और ये सही है, मतलब कैच भी एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। एक बार मैं बीच के सारे प्रॉमिसेस को रिमूव करके देखता हूँ। मैं बीच के इतने सारे प्रॉमिसेस को रिमूव कर देता हूँ, तो हमारे पास बस इतना ही बचा है। और हम कंसोल लॉग करते हैं, एरर। ठीक है, ये 1 मिनट, हाँ इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो रिजेक्ट कर दिया है। और ठीक है, अगर हम इस पूरे को कंसोल लॉग करते हैं तो ये देखो एक बार, ये जो इतना चीज़ है ना, यानी कि जो डॉट कैच है वो भी एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। जो डॉट कैच है वो भी एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है, और उसके भी बाद हम डॉट देन कर सकते हैं। तो ऐसे तुम देखोगे कई बार डॉट देन डॉट देन डॉट देन ऐसे करके हम काम करते जाते हैं और ये ऐसे ऐसे होता जाता है डॉट देन। तो ऐसा करने से हमारा कोड जो है वर्टिकली ग्रो होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं होता है। तो इसका यूज़ करके हम वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे कि कैसे हम कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम को प्रोमिसेस का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं और हमारा कोड वर्टिकली ग्रो होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं ग्रो होगा। तो ये होता है डॉट देन। ठीक है, डॉट देन एक खुद प्रॉमिस रिटर्न करता है और हम उसके बाद भी डॉट देन कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको प्रोमिसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कोई भी स्क्रीनशॉट भेज के और कोड का स्क्रीनशॉट भेज के, कोड भेज के कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे अलावा भी कई लोग हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर संडे हम लोग लाइव करते हैं गूगल मीट पे, आपको मिल जाएगा गूगल मीट का लिंक। संडे को रात को 8 बजे हम लोग लाइव करते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।